सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हमारा जो 10th एनसीईआरटी मैथ का जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 था, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो उसके क्वेश्चन हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आपने कर लिए होंगे। चलिए फिर आज क्वेश्चन करते हैं। आज देखिए काफ़ी आसान से हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें HCF और LCM फाइंड करने हैं। तो इस पे मैंने पहले भी आपको बता दिया था, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जिन भी संख्याओं का आपको HCF या LCM निकालना होता है, उसके हम पहले क्या करते हैं, हम उसके गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम हल करेंगे तो 12 के गुणनखंड करेंगे। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर हम 15 के गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 5। उसके बाद में फिर हम करेंगे 21 के गुणनखंड, तो जो क्या होगा? 3 गुणा 7। अब इसका पहले आपको HCF फाइंड करना है। तो HCF क्या होगा? तो HCF क्या होता है कि जो तीनों में से उभयनिष्ठ मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर हमें चाहिए LCM। तो LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा जो कॉमन तीनों में मिल जाएगा वो, और जो बच जाएगा वो। तो देखिए 3 मिल गया यहाँ पे जो तीनों में है। उसके बाद में बचा क्या क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर 2 बचा है, उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी 2 बचा है, उसे लिखना पड़ेगा। फिर 5 और फिर 7, ये सब क्या हो जाएगा? इसका गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 पंजे 60 गुणा 7 और 7 छिक्के 42 यानी 420। तो इन संख्याओं का जो HCF है वो हो जाएगा 3 और इनका LCM हो जाएगा 420। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, तो ये भी ऐसा ही है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 ही होगा। 23 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 ही होगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 17 को आप लिख लीजिए 1 इंटू 17, 23 को 1 इंटू 23 और 29 को लिखेंगे 1 इंटू 29। तो देखिए HCF जब हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो कुछ भी नहीं है, 1 तो सब में, अगर कुछ भी नहीं होगा तो 1 ही लिखना पड़ेगा। HCF हो जाएगा 1। LCM की बात करेंगे तो LCM हमारा कितना हो जाएगा? ये जितने भी हैं कॉमन आ जाएगा वो, उसके बाद में जो बच जाएंगे वो। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिखिए 17 गुणा 23 गुणा 29, इनका गुणा कर लीजिए। तो 17 का गुणा 3 से करेंगे, 17 थी 51, 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39 और फिर है 29। अब 29 का गुणा कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 नाम 81 का 1 हासिल 8 और 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होगा? 35। ठीक है, फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, 18 का 8 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये कितना हुआ? 9, 3, 8 और 5 13 का 3 और 7 और 3 10 और 1 11। तो ये इसका हो जाएगा LCM। बिल्कुल आसान है, पहले भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ लिए होंगे, बस उन्हीं को पढ़ना है। आगे है आपका 8, 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 9, 9 का होगा 3 इंटू 3, फिर आपका 25 का होगा 5 इंटू 5। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो HCF होगा, देखिए कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? फिर 1 ले लेंगे तो 1 हो जाएगा इसका HCF। LCM की बात करेंगे, कुछ भी तीनों में से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? इन सब का गुणा कर लीजिए आप। तो गुणा करेंगे 8, देखो 8 का गुणा, ये सब का गुणा ही करना है, तो कितना हो जाएगा? 8 गुणा 9 गुणा 25, तो कितना होगा? देखो 8 नम 72 गुणा 25, 25 से गुणा करिए, 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5 और 25 सत्ते 175, 175 और 5 कितना हो जाएगा? 180। तो इसका जो LCM है वो हो जाएगा 1800। इस तरीके से आप ये अभाज्य गुणनखंड से LCM और HCF फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से।
बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा देखना है, उसके फैक्टर करने हैं। तो कॉमन होगा उसको ले लेंगे और जो बच जाएगा कॉमन लेंगे, जो कॉमन आएगा उसी को लेंगे, तो हो जाएगा HCF। और जो कॉमन होगा और उसके बाद जो बच जाएगा उसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका LCM। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो HCF है वो आपको दिया है 9, LCM आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में कि दो संख्याएं मान लीजिए A इंटू B है, तो उन दोनों संख्याओं का HCF इंटू LCM, ये अगर दो संख्याएं A और B हैं तो उन दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपको करना क्या है, LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करेंगे तो HCF कहाँ आ जाएगा, उन दोनों संख्याओं के भाग में। तो यहाँ से LCM हमें फाइंड करना है किसका, 306 और 657 का। तो वो कितना हो जाएगा, ये जो HCF है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के नीचे आ जाएगा। तो दोनों संख्याएं क्या है हमारी, 306 गुणा 657, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं का HCF जो कि हमें 9 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब भाग लगा दीजिए। तो 9 का भाग लगाएंगे यहाँ, तो 9 सत्ते 63, कितना बचा 2, 27 में कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27। तो यहाँ से कितना आ गया, 306 इंटू 73, इनका गुणा कर लीजिए। तो 6 तिया 18 और 3 तिया 9 इंटू 7 6 42 और 7 तिया 21, ये कितना हुआ 8, 3 9 4 13 का 3, 2 1 और 1 2 और 2। इन दोनों संख्याओं का जो LCM है वो कितना हो जाएगा, 22,338। इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। और मतलब हमें ये बताना है कि क्या, यहाँ पर मैं एक चीज चेक कर लूँ, यहाँ पे n के बारे में भी कुछ बोला है, तो मैं बुक में चेक कर लेता हूँ क्या बोला है। प्राकृत संख्या, ठीक है, यहाँ बोला है। तो n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि ये क्या कह रहा है। मतलब ये कह रहा है 6 की पावर n, 6 की पावर n, और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बेसिक, जब मैंने आपको पहली क्लास बताई थी तो वहां पर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया था। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, n बराबर 1, मतलब 0 को छोड़कर गिनने के लिए जो उपयोग होती हैं संख्याएं, उनको सब हम क्या कह देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। तो उसने यही बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है वो संख्याएं कौन सी होती है। देखिए वो संख्या होती है आपकी 10। तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5 होगा, ठीक है। 20 होता है, तो 20 में क्या होता है आपका 2 गुणा 5। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी उसमें आपके 2 नंबर होने चाहिए, ठीक है। वो क्या होंगे, वो होंगे आपके 2 और 5, यानी जो भी संख्या आपकी 0 पर समाप्त होगी उसमें 2 और 5 का होना अनिवार्य है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ 6 की पावर, यहाँ अगर मैं 6 को देखूं तो देखिए 6 क्या है, 2 इंटू 3 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसमें 5 नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह जो संख्या है 6 की पावर n, यह किसी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। मेरी बात को क्या आप समझ पाए, बिल्कुल आसान है। जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी उस संख्या में क्या होना चाहिए, 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए, और जो कि इस 6 में वो नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः 6 की पावर n
किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही चीज हमें इसमें बतानी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 6 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए क्या यह संख्या भाज्य है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये भाज्य क्यों है। और अगर ये पूछ लेता कि बताइए कि भाज्य है या नहीं है, तो देखिए यहां से देखिए 13 कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1। अब ये जो संख्या है देखो 13 इंटू 11 सत्ते 77 और 1 78। अब आप देख रहे हैं, देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था। ऐसी संख्या जो कि स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी डिवाइड हो सकती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी और स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगी, 78 से भी हो जाएगी, तो इसलिए ये क्या है, भाज्य है। यहाँ पर दूसरी संख्या है ये, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप 5 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब आप इस संख्या को भी देखेंगे तो यह संख्या 5 से भी विभाजित हो जाएगी, और जो भी देखो 5 से हो जाएगी, और जो भी यहाँ गुणा होके जो भी यहाँ पे जो इसको सॉल्व करके जो भी संख्या आएगी उससे भी हो जाएगी और स्वयं से भी हो जाएगी। तो क्या है, यह संख्या भाज्य इसलिए है क्योंकि स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकती है, जैसे 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई संख्याएं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं या किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकती है। अतः संख्याएं भाज्य हैं। ये हमें इसका कारण देना था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन 7वां। चलिए करते हैं अपना इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट है। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा सा है लेकिन है कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उस मैदान के चारों ओर यह जो है एक रास्ता है, जिसपे ये जो है एक रास्ता है जिसपे क्या है रनिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, सोनिया एक चक्कर लगाती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं, और जो रवि है यही चक्कर पूरा करता है उसे 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जो रवि है वो सोनिया से तेज भागता है। अब फिर आगे क्या बोला है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर, मान लीजिए वो यहाँ पर हैं दोनों, रवि भी है और सोनिया भी है, यानी सोनिया और रवि दोनों यहीं पर हैं और यहाँ से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में। मान लीजिए दोनों इधर चलते हैं एक ही समय पे और एक ही दिशा में, तो रवि तेज चलेगा तो वो आगे निकल जाएगा और सोनिया पीछे रह जाएगी।
क्योंकि वो धीरे चलती है। अब वो ये कह रहा है कि प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, यानी जो दोनों घूमकर यहाँ पर कितने समय बाद आ जाएंगे इकट्ठे, ये हमें बताना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस इतना करना है कि इन दोनों का हमें HCF लेना, LCM लेना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, 12 और 18 का क्या लेंगे, LCM। LCM 18 और 12 का LCM आप जानते हैं क्या करेंगे, 18 के आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, और फिर आप 12 के करेंगे तो 2 गुणा 3। अब देखिए क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर ये 2 कॉमन है, फिर आपका 3 कॉमन है, फिर आपका ये 3 कॉमन है, और फिर आपका ये 2 कॉमन है। अब ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, यानी ये 36। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे। ये इसका आंसर है। तो बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन था जो हमने बिल्कुल आसानी से कर लिया है। आपको देखिए एक बार ये क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, इससे आगे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपसे पहले से ही कह रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है इनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम इनको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर ये क्वेश्चन हमें परेशान करते हैं और फिर हमें आगे दिक्कत भी आएगी। तो अभी हम देखिए अब ये भी देख रहे हैं कि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा समय निकाल के अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखा करिए अच्छे से। जब आप अभी से थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो आप मैथ के लिए तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपसे अभी से कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखा करो और कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो बता भी दिया करो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।